हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निश्चित और रूढ़ अर्थ की भाषा तथा तरल अर्थ की भाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो मानव जीवन में अर्थ, रूढ़ अर्थ व्यवहारिक प्रयोजन के लिए रूढ़ अर्थ आवश्यक है और दैनिक जीवन के सामान्य प्रयोग की भाषा का निर्माण निश्चित, स्थिर और रूढ़ अर्थों से होता है। शास्त्र और विज्ञान की भाषा अर्थ की प्रथम कोटि की भाषा की श्रेणी में आती है तथा इस कोटि के लिए अर्थ का पूरी तरह से रूढ़ अर्थात निश्चित और निर्धारित होना आवश्यक है। इसीलिए इसे पारिभाषिक शब्दावली भी कहते हैं। प्रयोगशाला में किसी प्रयोग के दौरान काल की अवधि, चिकित्सा में दवाई की मात्रा आदि ऐसे अनेक संभावित प्रसंगों में वस्तुओं की मात्रा और भार ऐसे अर्थ हैं जो रूप में ही हो सकते हैं तथा उनमें बदलाव करने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इससे अर्थ पूर्णतः परिवर्तित हो सकता है और परिवर्तन से प्राप्त निष्कर्षों से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। व्यावहारिक प्रयोजन में भाषा का सबसे पहला काम सूचना और संकेत है। जैसे चौराहे पर लाल बत्ती हो गई कहने का संकेत, रुक जाने की सूचना अथवा आसमान बुरी तरह से घिर गया, इसके कहने का अर्थ बरसात होगी या तूफान आएगा का संकेत मिलता है। अतः इन अर्थों को रूढ़ या निश्चित अर्थ कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक निश्चित ज्ञान और सूचना का निश्चित संप्रेषण विद्यमान होता है तथा कारण और परिणाम के इन संबंधों के जानकार प्रत्येक व्यक्ति को इन शब्दों से यही अर्थ प्राप्त होता है। तरल के अर्थों की परिभाषा। तो यद्यपि जीवन का सबसे बड़ा भाग निश्चित एवं निर्धारित भाषा द्वारा है, तथापि एक बड़ा भाग उसी रूप में उसकी सीमा से बाहर भी रह जाता है। भौतिक वस्तुओं का अर्थ स्पष्ट करने या उन्हें मापने के लिए निर्धारित मापक होते हैं, किंतु अभौतिक या अमूर्त वस्तुओं अर्थात भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोई मापक नहीं होता। अतः उसकी अभिव्यक्ति में भाषा के प्रयोग की कुछ सामान्य व्यक्तिगत विशेषताएं काम करती है। जैसा महसूस करता है उसे ठीक वैसे ही बयान करने के लिए वह अपनी भाषा में तरह तरह की युक्तियों तथा प्रसंगों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें सामान्यतः तरल अर्थ की भाषा कहा जाता है। तरल अर्थ की भाषा कहने का मुख्य तात्पर्य केवल यह है कि वह संदर्भ सापेक्ष होने के कारण स्वयं निष्पक्ष होने के लिए
निर्धारित अर्थ का ही सहारा ले लेता है। प्रायः या लेखक ऐसा व्यक्ति कवि हो सकता है जिसकी उक्तियों में पूरा समाज अपने मन की बात तथा मूल भावों को प्रतिच्छवि देख पाता है। जैसे हिंदी भाषी के समाज में तुलसीदास मुख्यतः ऐसे ही कवि हैं और इसीलिए उनके द्वारा रचित समृद्ध को नहीं दोष गुसाई या फिर पराधीन सपने हूँ सुख नाही जैसे दोहे और चौपाइयों के मूल भाव पूरे समाज में कहावतों और मुहावरों के रूप में प्रचलित हो गए हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे मुहावरों का पूरा कोश होता है जिनका आशय उनके प्रचलित अर्थ से अलग होता है। जैसे दिल बाग बाग हो गया का अर्थ यह नहीं है कि दिल संध्या की सैर के समय पब्लिक पार्क की जगह जा सकता है। वस्तुतः इस तरल अर्थों की भाषा द्वारा वह उसके गहन अर्थ को कम शब्दों में व्यंजित करता है। अतः प्रायः तरल अर्थों की भाषा को भारतीय काव्य शास्त्र में व्यंजन की भाषा भी कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर शब्द अपने मुख्य अर्थ के साथ और वाक्य के भीतर विद्यमान विभिन्न शब्द अपनी अनेक कारक भूमिकाओं के अनुसार एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। इसमें प्रायः भाषा की प्राथमिक तथा व्याकरणिक संरचना होती है। अतः तरल, अनिश्चित और अनेक मुखी अर्थों वाली व्यंजना की भाषा ही सामान्यता अपने मूल रूप में साहित्य की भाषिक प्रयोग की एक विधि है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना निश्चित और रूढ़ अर्थ की भाषा तथा तरल अर्थ की भाषा के अंतर को। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी के गद्य और संवेदना पर प्रकाश के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।